Hello everyone, so this is our chapter 5 that is Kingdoms, Kings and an Early Republic of class 6th history, that is our past. Okay, so let us start. So chapter start हुआ है एक prompt से, that is election day. तो शंकरन woke up to see his grandparents. तो शंकरन उठा और उसने देखा टू सी हिज ग्रैंड पेरेंट्स, वो ना अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखने के लिए उठा। और क्यों देखने के लिए उठा, क्योंकि वो किस चीज़ के लिए रेडी हो रहे थे, वोटिंग करने के लिए, ठीक है। सो दे वांटेड टू बी द फर्स्ट टू रीच द पोलिंग बूथ जहाँ पे मतलब वोटिंग दी जाती है, उसे हम पोलिंग बूथ बोलते हैं। तो मतलब जो उसके ग्रैंड पेरेंट्स थे वो चाहते थे कि वो सबसे पहले वहाँ पे पहुँच जाएँ। वाई शंकर वॉन्टेड टू नो, वो मतलब शंकर ऐसा जानना चाहता था कि वो इतने एक्साइटेड क्यों थे। टू नो वर दे सो एक्साइटेड, समवट इम्पेशेंटली हिज ग्रैंड फादर एक्सप्लेन, वी कैन चूज़ आवर ओन रूलर्स टुडे। सो देन हिज ग्रैंड फादर रिप्लाइड कि हम अपने जो रूलर्स हैं वो खुद चूज़ कर सकते हैं। हम इसलिए मतलब वो इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे वोट करने के लिए। ओके, सो how some men became rulers. How some men became rulers. Choosing leaders or rulers by voting is something that has become common during the last 50 years or so. How did men become rulers in the past? मतलब हम लीडर्स को कैसे चूज़ करते हैं? बाय वोटिंग, हम वोट करके आते हैं। 18+ ईयर जिसकी भी एज होगी वो वोट करने के लिए एलिजिबल होगा। ओके, एंड ही मस्ट बी सिटीज़न ऑफ इंडिया एंड देन ही कैन चूज़ हिज लीडर। ओके, तो हम ऐसे अपने लीडर्स को चूज़ कर सकते हैं। और ये जो तरीका है लीडर्स को चूज़ करने का, ये मतलब 50 ईयर्स हो चुके हैं इस चीज़ को, 50 ईयर्स से ज़्यादा, ठीक है। तो बट क्या आपने कभी सोचा कि पहले कैसे रूलर्स को चूज़ किया जाता था? पहले रूलर्स जो है ना, पास्ट में कैसे लोग उन्हें राजा बनाते थे? तो लेट अस स्टडी सम ऑफ द राजाज वी रीड अबाउट इन चैप्टर 4 वर प्रोबेबली चूजन बाय द जन। कुछ जो राजा थे ना, उन्हें मतलब लोगों ने चुना था, ठीक है, द पीपल। बट अराउंड 3000 ईयर्स अगो वी फाइंड सम चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द वेज इन विच राजाज वर चूजन। पर 3000 साल पहले क्या हुआ, हमें ना कुछ चेंजेस देखने को मिले। क्या थे वो चेंजेस? मतलब जिस तरह से राजा को चूज़ किया जा रहा था ना, उस पैटर्न में चेंज आया था। सम मैन नाउ बिकेम रिकॉग्नाइज्ड एज राजाज बाय परफॉर्मिंग वेरी बिग सेक्रीफाइसेस। और कुछ लोगों को ना रिकॉग्नाइज किया जाने लगा था राजा के रूप में। किस मतलब राजा किस वे में, कि अगर वो ना कुछ मतलब बिग सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करते थे उसके बाद वो राजा बन जाते थे। तो ये चीज़ जो पैटर्न देखने को मिला 3000 साल पहले, ठीक है। द अश्वमेध और हॉर्स सेक्रीफाइस वॉज वन ऑफ द सच रिचुअल। अश्वमेध यानी और हॉर्स सेक्रीफाइस, हम घोड़े को सेक्रीफाइस करते थे, ठीक है, घोड़े की बलि चढ़ाते थे। सो ये एक काइंड ऑफ सच रिचुअल था, जो कि ना a horse was let loose to wander freely and it was guarded by the Raja's men. If the horse wandered into the kingdoms of other Rajas and they stopped they had to fight. If they allowed the horse to pass, it means that they accepted that the Raja who wanted to perform the sacrifice was stronger than them. मतलब एक काइंड ऑफ राजा से रिलेटेड एक मतलब हॉर्स से रिलेटेड एक रिचुअल था, जो कि कौन परफॉर्म करता था? राजा जो क्या करता था, हॉर्स को ना लूज़ कर दे, मतलब छोड़ देता, खुला छोड़ देता था। देन क्या करते थे फिर वो, और फिर उसे ना गार्ड किया जाता था हॉर्स को। किससे? राजा के जो लोग होते थे ना, उसे गार्ड करते थे हॉर्स को। अगर ना हॉर्स वेंडर्ड इन द, अगर किसी और के किंगडम में चला जाता है मतलब घोड़ा, तो अगर उस किंगडम के राजा ने अगर उसको रोक दिया, दैट मीन्स उधर फाइट होगी। मतलब उधर फाइट करनी पड़ेगी उस राजा को, अपनी स्ट्रेंथ को प्रूव करने के लिए, अपनी सुप्रीमेसी को प्रूव करने के लिए लोगों के सामने, ठीक है। अगर वो उस घोड़े को नहीं रोकते हैं, उसे जाने देते हैं, मतलब उन्होंने मतलब वो जो राजा उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया है, या क्या एक्सेप्ट कर लिया, दे एक्सेप्टेड
इट मीन्स दैट दे एक्सेप्टेड दैट द राजा हु वांटेड टू परफॉर्म द सेक्रीफाइस वाज स्ट्रॉन्ग। वो ये एक्सेप्ट कर लेते थे, मान लो अगर उन्होंने हॉर्स को नहीं रोका, इसका मतलब ये था वो जो दूसरा राजा है उसने उस राजा के सुप्रीमेसी पावर को एक्सेप्ट कर लिया है और उसने ये भी मान लिया कि वो जो राजा है वो उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है और वो उनसे नहीं लड़ना चाहते। सो ये दिस काइंड ऑफ रिचुअल था। ओके, दीज राजाज वर देन इनवाइटेड टू द सेक्रीफाइस। फिर इन राजा को ना सेक्रीफाइस में ना इनवाइट किया जाता था, विच वाज परफॉर्म बाय स्पेशली ट्रेंड प्रिस्ट, यानी कि जो पुजारी होते थे ना स्पेशली ट्रेंड ये इस टाइप के यज्ञ करने में, ठीक है। उन राजाओं, वो राजा जो एक्सेप्ट कर लेते उनके सुप्रीमेसी को, ठीक है, तो उन्हें बुलाया जाता था, फिर उसमें इनविटेशन मिलता था, ठीक है। हु वर रिवॉर्डेड विद गिफ्ट्स, और फिर पुजारियों को मैंने रिवॉर्ड मतलब गिफ्ट दिए जाते थे जो भी ये यज्ञ करते थे। द राजा हु ऑर्गेनाइज द सेक्रीफाइस वाज रिकॉग्नाइज एज बीइंग वेरी पावरफुल। मतलब जो भी राजा ये सेक्रीफाइस को ना ऑर्गेनाइज करता था ना, तो फिर वो ना उसे रिकॉग्नाइज किया जाता था लोगों में कि that he is very powerful leader and all those who came bought gift for him। और जो भी राजा आते थे, जो भी लोग आते थे ना, राजा के लिए गिफ्ट लेकर आते थे। सो द राजा वाज अ सेंट्रल फिगर इन दीज रिचुअल। जो राजा होता ना सेंट्रल फिगर, द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कह लो, वो होता था इस रिचुअल्स में। ही ऑफन हैड ए स्पेशल सीट, अ थ्रोन और अ टाइगर स्किन। उसके ना एक स्पेशल सीट होती थी, या तो वो स्पेशल सीट किस चीज़ से बनी होती थी, एक टाइगर की स्किन से उसकी वो बनाई जाती थी, क्या बनाई जाती थी, सीट, एक स्पेशल सीट थी वो। हिज चैरियोटर, यानी उसका जो सारथी होगा ना, हु वाज हिज चैम्पियन, हु वाज हिज companion in the battlefield and witnessed his exploits, chanted tales of his glory। मतलब उसका जो कंपेनियन होगा ना, विटनेस उसने जो भी किया होगा, उसके राजा को लड़ते हुए जो भी ग्लोरी वगैरह, वो उसे क्या वो कहानियाँ सुनाएगा फिर वो जो उसका सारथी होगा। His relatives, especially his wives and sons, had to perform a variety of minor rituals। उसके रिलेटिव्स को, उसके मतलब बीवी बच्चों सबको ना परफॉर्म करने होते थे माइनर, छोटे लेवल के रिचुअल्स जो होते थे, ठीक है। द अदर राजाज वर सिंपली स्पेक्टेटर्स हु हैड टू सिट एंड वॉच द परफॉर्मेंस ऑफ द सेक्रीफाइस। अदर जो होते थे ना एक काइंड ऑफ ऑडियंस, यानी स्पेक्टेटर की तरह काम करते थे, बस वो बैठते थे और देखते थे जो भी सेक्रीफाइसेस परफॉर्म होते थे। प्रीस्ट परफॉर्म द रिचुअल इंक्लूडिंग द स्प्रिंकलिंग ऑफ सेक्रेड वाटर। तो प्रीस्ट क्या करता था, स्प्रिंकलिंग ऑफ सेक्रेड वाटर, जो भी सेक्रेड वाटर यानी कि गंगा जल, अज्यूम मतलब उस टाइम पे भी गंगा जल को मानते होंगे, तो जैसे तो इस कोई भी नदी का वाटर जिसे वो सेक्रेड मानते थे, तो वो स्प्रिंकलिंग होता था किंग के ऊपर। द ऑर्डिनरी पीपल, द विश और वैश्य ऑल्सो बॉट गिफ्ट्स। मतलब ऑर्डिनरी पीपल, आम जो नागरिक थे ना, वो भी गिफ्ट लाते थे राजा के लिए, ठीक है। हाउएवर some people such as those who were regarded as shudras by the priest were excluded from many rituals। but कुछ ऐसे कौन थे, लोग थे जिन्हें मतलब शूद्रा बोल लेते हैं। वन सिस्टम जो था उसमें शूद्रा, जो लोअर लेवल पे जो लोग थे सोसाइटी में, उन्हें मतलब एक्सक्लूड कर दिया, हटा दिया जाता था इन रिचुअल्स में आने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया गया है। वर्नास, तो हम लेट अस स्टडी अबाउट वर्ण। We have many books that were composed in North India, especially in the areas drained by the Ganga and the Yamuna। हमने ना मतलब कैसी, मतलब नॉर्थ इंडिया में काफ़ी बुक कंपोज करी गई, जैसे आपने ऋग्वेद पढ़ा था जो कि अर्लीस्ट बुक थी जो कंपोज की गई थी, ठीक है ना। और इसमें क्या लिखा है, स्पेशली इन द एरियाज ड्रेन्ड बाय द गंगा एंड यमुना ड्यूरिंग दिस पीरियड। दीज बुक्स आर ऑफन कॉल्ड लेटर वैदिक बुक बोला गया उन्हें, जो बाद में बनाई गई, बिकॉज दे वर कंपोज्ड आफ्टर द ऋग्वेदा के बाद जो भी बुक्स कंपोज की गई, लिखी गई, ठीक है ना, उन्हें क्या बोला गया, लेटर वैदिक, ठीक है। बिकॉज दे वर कंपोज्ड अब आफ्टर द ऋग्वेदा, जो जिसके बारे में आपने चैप्टर 4 में पढ़ा था। दीज इंक्लूड द सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। ऋग्वेद के बाद 3 लेटर वैदिक पीरियड में बनाए गए थे, कंपोज की गई थी बुक्स, जो थी सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद।
एज वेल एज अदर बुक्स, और भी कई बुक्स थी. दीज वर कंपोज बाय प्रिस्ट, जिन्हें पुजारियों मतलब उन्होंने कंपोज करी थी. एंड डिस्क्राइब हाउ रिचुअल्स वर टू बी परफॉर्म्ड. उसमें डिस्क्राइब किया गया था कि कैसे रिचुअल्स को परफॉर्म किया जाता है. जैसे अश्वमेध, हम एक रिचुअल्स पढ़ा कि कितना ह्यूज लेवल पे होता था अश्वमेध. वैसे कितने टाइप के मतलब वो होते थे रिचुअल्स जो उसमें डिस्क्राइब किए गए थे. और उसमें और क्या था ऑल्सो कंटेन रूल्स अबाउट द सोसाइटी में जो जो रूल्स थे. जैसे वर्ण सिस्टम आ गया. वन सिस्टम में हमने एक चीज़ क्या नोटिस करी, शूद्रास को ना मतलब एक्सक्लूड कर दिया जाता था काफ़ी रिचुअल से. एक तो हमने ये चीज़ देख लिया. ठीक है. देयर वर सेवरल डिफरेंट ग्रुप्स इन सोसाइटी एट दिस टाइम. मतलब काफ़ी ग्रुप्स है सोसाइटी में. किस पता कौन कौन से ग्रुप होंगे. वर्क के बेसिस पे काफ़ी ग्रुप्स बन गए थे. जो लोग जैसा काम कर रहे थे उस बेसिस पे उन्हें वैसे ट्रीट किया जाने लगा था. सो फॉर एग्जांपल प्रीस्ट पुजारियों का ग्रुप हो गया. वॉरियर्स का जो लड़ते थे. फार्मर्स, हर्डर्स जो ऐसे मतलब कैटल्स को लेके घूमते थे चरागाह लेकर. ओके. ट्रेडर्स हो गए. क्राफ्ट्स पर्सन कुछ बनाने का जो काम करते थे. लेबरर्स, फिशिंग folk and forest people. So some priest and warriors were rich. कुछ priest थे और warrior थे वो तो rich थे. And as were persons laborers, as were some farmers and traders. मतलब उनकी तरह farmers and traders की तरह वो भी rich थे. ठीक है. कुछ others including many herders, craft person, laborer, fishing folk and hunters and others were poor. बट इसमें ये बताया कि पुअर कौन से थे. हर्डर्स थे पुअर. क्राफ्ट पर्सन थे जो कुछ कला से रिलेटेड काम करते थे. लेबरर मजदूर वर्ग. फिशिंग फॉक फिशिंग का जो काम करते थे. हंटिंग करते थे. गैदरिंग करते थे. वो कौन थे, वो पुअर थे. तो द प्रिस्ट डिवाइडेड पीपल इनटू 4 ग्रुप्स. तो इन प्रिस्ट जो थे ना, ये जो अपर प्रिस्ट को क्या भी एक और चीज़ बोला गया था, ब्राह्मण्स ने लोगों को ना 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया था. वो उस 4 ग्रुप मतलब उस ग्रुप 4 ग्रुप्स को क्या बोला गया, 4 ग्रुप्स को डिवाइड करा गया मेजर लेवल पर. ठीक है. तो 4 ग्रुप्स का क्या नाम था, वर्नास. वर्ण, दैट इज़ वर्ण. सॉरी माई राइटिंग इज़ नॉट वर्ण. ओके. अकॉर्डिंग टू दैम ईच वर्ण हैड ए डिफरेंट सेट ऑफ फंक्शंस. और उनके अकॉर्डिंग ना हर वर्ण का ना उतना डिफरेंट सेट ऑफ फंक्शंस थे हर वर्ण के. ठीक है ना. द फर्स्ट वन वाज द ब्राह्मण. फर्स्ट जो वर्ण था ना वो कौन था, ब्राह्मण. ब्राह्मण्स का अब क्या ड्यूटी थी, उनका डिफरेंट सेट ऑफ फंक्शंस थे उनके. ब्राह्मण्स वर एक्सपेक्टेड टू स्टडी, यानी ये तो मतलब उनका एक्सपेक्टेशन थी कि वो पढ़ाएंगे और पढ़ेंगे. क्या पढ़ाएंगे, और वो द वेदास. जो वेदास जो ऋग्वेदा, एक तो ऋग्वेद पढ़ा हमने. उसके बाद लेटर वैदिक पीरियड में हमने कौन कौन से वो पढ़ी थे, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद. ये 3 वेद जो हैं वो लेटर वैदिक पीरियड में कंपोज की गई थी. तो इन चीज़ की टीचिंग कौन देता था, प्रेस्ट यानी ब्राह्मण देते थे. और वो ना परफॉर्म करते थे सेक्रीफाइसेस. कौन से, वो अश्वमेध याग हमने देखा. एंड गिफ्ट्स मिलते थे उन्हें राजा उन्हें फिर गिफ्ट देते थे. ठीक है. इन दैट मीन्स कि मतलब वो रिच पर्सन थे. ब्राह्मण जो थे ना वो रिच थे. उनके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी थी क्योंकि उन्हें सपोर्ट किनका मिला था, राजा का सपोर्ट उन्हें गिवन था. ओके. देन इन द सेकेंड प्लेस वर द रूलर्स. सेकेंड प्लेस पे आते रूलर्स, जिन्हें क्या बोला गया था, क्षत्रियास. पहले को हम बोलते ब्राह्मण. दूसरे को हमने बोल दिया क्षत्रियास में के आएगा जो कि साइलेंट है. क्षत्रियास. एंड दे वर एक्सपेक्टेड टू फाइट बैटल्स एंड प्रोटेक्ट पीपल. उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस थी कि वो फाइट करेंगे लोगों के लिए और प्रोटेक्ट करेंगे लोगों को. ठीक है ना. फाइट करेंगे बैटल्स में, वॉर्स में, लड़ाइयाँ लड़ेंगे और प्रोटेक्ट करेंगे. उनसे ये एक्सपेक्टेशन थे. थर्ड जो वर्ण था ना वो था वैश्यास. उनसे क्या एक्सपेक्टेशन थी कि वो कौन कौन थे, वो थे फार्मर थे, ट्रेडर्स थे और हर्डर्स थे. ठीक है ना. बोथ द क्षत्रियस एंड वैश्यास कुड परफॉर्म सेक्रीफाइसेस. जो क्षत्रियास थे और वैश्यास थे वो सेक्रीफाइसेस परफॉर्म कर सकते थे. ठीक है. जो भी मतलब वेदास में मेंशन थे वो मतलब परफॉर्म कर सकते थे. लास्ट वर द शूद्रास.
हु हैड टू सर्व द अदर 3 ग्रुप्स। उनका क्या, उनसे एक्सपेक्टेशन थी कि वो अदर 3 ग्रुप्स जो हमने पढ़ा, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन 3 ग्रुप्स को सर्व करेंगे, उनकी ये ड्यूटी थी। एंड कुड नॉट ऑफन वुमेन वर ऑल्सो ग्रुप्ड विद द शूद्रास। वुमेन को ऑफन ग्रुप कर दिया जाता था शूद्रास के साथ। तो मतलब जो हालत है ना वन सिस्टम में, किसकी हालत खराब थी, वुमेन की हालत और शूद्रास की, दोनों को एक लेवल पे ला दिया गया था। और उनसे एक्सपेक्टेशन ये थी कि वो तीनों ग्रुप के मतलब ऑब्वियसली सर्व करेंगे, काइंड ऑफ गुलामी करेंगे, ठीक है। तो उनसे से क्या एक्सपेक्टेशन थी, बोथ वुमेन एंड शूद्रास वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास। मतलब उनको स्टडी करने का अधिकार भी छीन लिया गया था, वो वेद पढ़ ही नहीं सकते थे, ठीक है। द नेक्स्ट इज द प्रीस्ट वर ऑल्सो सेड दैट दीज ग्रुप्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। और मैं प्रीस्ट ने ये भी बोला था कि ये जो ग्रुप है ना, ये ना बर्थ के बेसिस पे डिसाइड किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या है, इफ़ वंस फादर एंड मदर वर ब्राह्मण, वन वुड ऑटोमेटिकली बिकम अ ब्राह्मण। अगर आपका मतलब किसी के फादर एंड मदर दोनों ब्राह्मण है, तो उसका जो देर ऑफ स्प्रिंग्स यानी कि जो उनके बच्चे जो होंगे वो भी क्या होंगे, ब्राह्मण, ऑटोमेटिकली ब्राह्मण होंगे। एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता जाएगा। लेटर दे क्लासिफाइड सम पीपल एज अनटचेबल। उन्होंने कुछ लोगों को अनटचेबल, अछूत भी कैटेगराइज कर दिया। दिस इंक्लूडेड सम क्राफ्ट पर्सन। उनमें कौन थे, कुछ क्राफ्ट पर्सन को, हंटरर्स एंड गैदरर्स को, ठीक है। हंटर जो शिकार करते थे और गैदरर्स जो कुछ मतलब इकट्ठा करने का जो सामान है वो इकट्ठा करते थे, ठीक है। सो और उन लोगों को भी उन्होंने अनटचेबल बोल दिया, जो कि कैसे काम में इन्वॉल्व थे, जो ब्यूरियल्स का एंड क्रिमेशंस का, यानी लोगों को दफनाने का, डेड बॉडीज़ को दफनाने का जो काम करते थे, जो शव वगैरह उनको क्रियाक्रम करते थे, उन लोगों को क्या अनटचेबल की कैटेगरी में डाल दिया गया। द प्रीस्ट सेड दैट द कॉन्टैक्ट विद दिस ग्रुप्स वाज पॉल्यूटेड। उन्होंने ये बोला कि अगर हम इन लोगों के साथ कांटेक्ट भी करेंगे ना, तो हम खुद पॉल्यूटेड हो जाएंगे। सो दिस काइंड ऑफ मेंटालिटी थी उस टाइम पे। सो दैट वाज सो डिस्टर्बिंग। मैनी पीपल डिड नॉट एक्सेप्ट द सिस्टम ऑफ वर्ण लेट डाउन बाय द ब्राह्मण्स। तो ऐसे ही कई लोगों को ये चीज़ नहीं सही लगी, मतलब पीपल ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर रहे थे। कईयों ने क्या किया, एक्सेप्ट ही नहीं किया इस वर्णा सिस्टम को। सम किंग्स थॉट दे वर सुपीरियर टू द प्रिस्ट्स। कुछ को मतलब राजाओं ने सोचा कि वो सुपीरियर है प्रिस्ट से यानी ब्राह्मण से। अदर्स फेल्ट दैट बर्थ कुड नॉट बी अ बेसिस फॉर डिसाइडिंग विच वर्ण पीपल बिलोंग टू। और कुछ ने ऐसे मतलब औरों ने क्या बोला कि ना बर्थ एक ना बेसिस नहीं हो सकता किस चीज़ का, हमारे वर्ण का बेसिस बर्थ नहीं हो सकता कि किस वर्ण से हम बिलोंग करते हैं। बिसाइड सम पीपल फेल्ट दैट देयर शुड बी नो डिफरेंसेस अमंग पीपल बेस्ड ऑन। कुछ लोगों ने ये भी फील किया कि कोई सी भी प्रकार का यानी कोई डिफरेंसेस यानी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, वर्क यानी ऑक्यूपेशन के बेसिस पे कोई सी भी टाइप का डिफरेंसेस यानी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अदर्स फेल्ट दैट एवरीबडी शुड बी एबल टू परफॉर्म रिचुअल्स। और अदर मतलब ना औरों ने ये भी फील किया कि ना सबको ना रिचुअल्स परफॉर्म करने का राइट मिलना चाहिए। जैसे हमने क्या देखा था, शूद्रास को ना एक्सक्लूड किया गया, उन्हें हटा दिया गया था रिचुअल्स परफॉर्म करने के लिए। बट लोगों का ये मानना था कि नहीं, सबको इक्वालिटी मतलब सबको मिलना चाहिए अधिकार परफॉर्म करने के लिए। एंड अदर्स कंडेम्ड द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। लोगों ने कंडेम करी, निंदा करी इस अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट की। कि उन्होंने क्राफ्ट पर्सन थे, हर्डर्स थे, जो ब्यूरियल का जो काम करते थे, उनको क्या अनटचेबल बोल दिया था। तो लोगों ने इसको भी वो किया था, कंडेम किया था। सो ऑल्सो देयर वर मैनी एरियाज इन द सब कॉन्टिनेंट सच एज द नॉर्थ ईस्ट वेयर सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस वर नॉट वेरी शार्प एंड वेयर द इन्फ्लुएंस ऑफ द प्रीस्ट वाज लिमिटेड। मतलब कुछ ऐसे एरियाज़ भी थे जैसे नॉर्थ ईस्ट, वहाँ पे ना सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंस जो होता था ना, जैसे यहाँ पे सोशल डिफरेंस कितना ज़्यादा आ गया था, वन सिस्टम बना दिया गया था, लोगों को ऑक्यूपेशन के बेसिस पे डिवाइड कर दिया गया था। किसी के पास ज़्यादा पैसा था, लाइक प्रिस्ट के पास वही उतना पैसा शूद्रास के पास बिल्कुल भी नहीं था, तो इकोनॉमिक डिफरेंस देखने को मिल रहा था। बट कुछ एरियाज़ थे वहाँ पे ऐसे बिल्कुल भी नहीं था, लाइक नॉर्थ ईस्ट में
ओके, आई होप आपको नॉर्थ ईस्ट का पता होगा, लाइक 7 सिस्टर्स जो हो गई इन असम मेघालय मणिपुर ठीक है. सो या, वाई डिड सम पीपल अपोज दिस टाइप सिस्टम ऑफ वर्नास? व्हाट डू यू थिंक, क्या उन्हें अपोज करना चाहिए था ये जो सिस्टम बनाया गया था? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. Janpads, the Rajas who performed these big rituals were now recognized as being Rajas of Janpad rather than Jan. तो राजा जिन्होंने ये सेक्रीफाइसेस को परफॉर्म किया था, अब उन्हें ना जनपद जन की जगह पूरे जनपद का राजा घोषित किया जाने लगा था. द वर्ड जनपद क्या है भाई? जनपद ये है क्या? एक्चुअल में क्या है ये? लिटरली मीन्स व्हाट? Literally means the land where the Jan set its foot and settled down. हम जनपद उस लैंड को बोलते हैं जहाँ पे लोग पैर रखते हैं, मतलब पैर रखते हैं और वहाँ पे सेटल हो जाते हैं. जनपद, पद्मनी पैर, ठीक है. आर्कियोलॉजिस्ट हैव एक्सकेवेटेड अ नंबर ऑफ सेटलमेंट्स इन दिस जनपद्स. तो आर्कियोलॉजिस्ट हैं जो स्टडी कर रहे थे हमारे पास्ट की विद द डिफरेंट हेल्प ऑफ डिफरेंट सोर्सेज. ओके, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक्सकवेशन यानी खुदाई की कई सेटलमेंट्स की ये जो जनपद थे ना, उन सेटलमेंट्स की खुदाई करी. उनमें कौन कौन सा था? पुराना किला इन दिल्ली, हस्तिनापुर नियर मेरठ, एंड अतरंजी खेड़ा नियर इताहा, लास्ट इन मतलब उत्तर प्रदेश में जो थे उनका एक्सकवेशन किया गया. दे फाउंड दैट पीपल लिव्ड इन हट. उन्होंने पता लगाया कि ना लोग ना हट यानी झोपड़ियों में रहते थे, कैटल रखते थे और एज वेल एंड कुछ अदर एनिमल्स भी रखते थे, गाय भैंस एंड एट्सेट्रा. सो दे ऑल्सो ग्रू अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स. उन्होंने क्रॉप्स के बारे में नॉलेज थी और वो कौन कौन से क्रॉप्स ग्रो करते थे? राइस, वीट, बार्ले, पल्सेस, शुगर केन, सिसम, मस्टर्ड. ओके, सो दे मेड अर्थन पॉट्स. उन्हें अर्थन पॉट्स भी बनाना आता था यानी मटके. सम ऑफ दीज वर अर्थ यानी मिट्टी से जो मटके बनते हैं. सम ऑफ दीज वर इन ग्रीन कलर. कुछ ना ग्रे कलर्स के भी थे. अदर्स वर कुछ रेड थे. वन स्पेशल टाइप ऑफ पॉटरी फाउंड एट दीज साइड्स इज नॉन एज पेंटेड ग्रे वेयर. एक स्पेशल टाइप की, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल रेज हो सकता है कि कौन उन्हें जो पेंटिंग मतलब उन्हें जो पॉटरी जो स्पेशल टाइप ऑफ पॉटरी थी उसका क्या नाम था? तो वो था पेंटेड ग्रेवेयर. As it is obvious from the name, these grey pots had painted designs. और जो ग्रे पॉट थे उनमें ना डिज़ाइंस बने हुए थे जो कि सिंपल लाइंस थी एंड ज्योमेट्रिक पैटर्न्स थे. महाजनपद, अब बात आती है महाजनपद. 2500 साल पहले, अबाउट 2500 years ago, some जनपद्स became more important than others. कुछ जनपद थे ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिल गए थे अदर्स से, एंड वर नॉन एज महाजनपद्स. और उन्हें क्या बोला गया था? महाजनपद. सम ऑफ दीज आर शोन ऑन मैप. अब मैप्स में भी देख सकते हो. मैप 4. मोस्ट महाजनपद हैड अ कैपिटल सिटी. जो मोस्ट महाजनपद जो थे ना उनकी फिर एक कैपिटल सिटी भी डेवलप की गई. मैनी ऑफ दीज वर फोर्टिफाइड. और उन फोर्टिफाइड यानी मजबूती दी गई थी उन जनपद को, यानी कि वॉल्स, कुछ स्ट्रॉन्ग वॉल्स बनाई गई होंगी, आर्मी रखी होगी, लाइक इन दैट वे इट वॉज फोर्टिफाइड, यानी मजबूती दी गई थी. ठीक है. दिस मीन्स दैट ह्यूज वॉल्स ऑफ वुड, ब्रिक एंड स्टोन वर बिल्ट अराउंड देम. इसका क्या मतलब था कि ह्यूज वॉल्स बनाए गए थे ऑफ वुड, ब्रिक एंड स्टोन वर बिल्ट अराउंड देम. किसके अराउंड? महाजनपद के अराउंड. इम्पॉर्टेंट जनपद में लेट्स सी, यू कैन सी अवंती का कैपिटल उज्जैन. ठीक है. वैशाली का वज्जी, हस्तिनापुर, कुरु का हस्तिनापुर, मगध का अंग, मगध का राजगृह, कौशाम्बी कोसला, गंधार का तक्षशिला. तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्या थे? महाजनपद. ठीक है. लेट्स मूव फॉरवर्ड. फोर्ट्स वर प्रोबेबली बिल्ट बिकॉज पीपल वर अफ्रेड ऑफ अटैक्स. फोर्ट्स क्यों बनाए गए थे? ताकि ना, क्योंकि ना लोगों को डर था अटैक्स का फ्रॉम अदर किंग्स. अदर जो राजा थे उनसे ना डर था अटैक्स का, और उन्होंने कुछ प्रोटेक्शन चाहिए थी, इसलिए फोर्ट बनाए गए थे.
It is also likely that some rulers wanted to show how rich and powerful they were by building a really large, tall, and impressive walls around their cities. एंड इट इज़ और ना मतलब राजू को ये भी शो करना था बेसिकली कि वो कितने रिच एंड पावरफुल हैं, तो इसलिए उन्होंने लार्ज बिल्डिंग्स बनाई थी, इम्प्रेसिव वॉल्स बनाई थी सिटीज़ के अराउंड, ताकि और जो राजा है ना उनके तरफ ये कन्वे हो सके मैसेज कि ये जो राजा है ये कितना पावरफुल है। ठीक है, एक साइन ऑफ इंडिकेशन भी था ये कि कितनी स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी एंड पावर है उस राज्य के पास। ओके, आई थिंक दैट इज़ क्लियर। Also in this way the land and the people living inside the fortified area could be controlled more easily by the king। और king जो है ना ईजिली कंट्रोल कर सकता था उन लोगों को जो भी फोर्टिफाइड एरिया, जो एरिया के अराउंड दीवारें दी गई बड़ी बड़ी, तो उसमें जो लोग रहे थे ना उस पर ज़्यादा कंट्रोल था राजा का। ठीक है ना। बिल्डिंग सच ह्यूज विल रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग। और ऐसी ह्यूज वॉल बनाने के लिए ना काफ़ी प्लानिंग चाहिए होती है। थाउजेंड्स इफ नॉट लैक्स ऑफ ब्रिक्स और स्टोन्स हैड टू बी प्रिपेयर। यानी लाखों ब्रिक्स की ज़रूरत पड़ती थी ऐसे, और उनको प्रिपेयर किया जाता था, और जिससे फिर अनॉर्मस लेबर की ज़रूरत भी पड़ी, जिससे फिर वो वॉल्स बनी थी बाय थाउजेंड्स ऑफ मैन एंड वुमेन एंड चिल्ड्रन। और किन्होंने बनाया था? थाउजेंड्स ऑफ मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन इन्वॉल्व हुए थे इस चीज़ को, मतलब दीवारों को बनाने के लिए इतनी वॉल। कैन यू सी इन द पिक्चर? ओह माय गॉड, दिस इज समथिंग gigantic wall. Okay, and resources had to be found for all of this. द फोर्टिफिकेशन वॉल एट कौशाम्बी, ये कौशाम्बी की फोर्टिफिकेशन वॉल को दिखाया गया है। इससे पिक्चर रिमेन्स ऑफ ए वॉल मेड ऑफ ब्रिक से बनाई गई है ये, इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश में। ए पार्ट ऑफ इट वाज बिल्ट अबाउट 2500 साल पहले की बात है ये, कि इसका ये पार्ट जो है ना 2500 साल पहले 2500 ईयर्स अगो बनाया गया। ठीक है। सो हाउ इज द चैप्टर रिमेनिंग, हाउ मच? सो द न्यू राजाज नाउ बिगेन मेंटेनिंग आर्मीज़। तो ये जो नए राजा थे ना उन्होंने आर्मी मेंटेन करने स्टार्ट कर दी थी। सोल्जर्स को अब रेगुलर सैलरी मिलने लगी थी, क्योंकि अब राजा जो है ना वो पावरफुल हो गए थे, तो उनके लिए उनके जो दुश्मन है वो भी ज़्यादा बढ़ गए थे, तो इसलिए उन्हें क्या था, रेगुलर सैलरी के बेसिस पर सोल्जर्स की भी ज़रूरत थी, ताकि वो अपने किंगडम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने महाजनपद को प्रोटेक्ट कर सकें। और इन्हें ना मेंटेन किया जाता था थ्रू आउट द ईयर, कि सोल्जर्स को, आर्मीज़ को। ठीक है। सम पेमेंट्स वर प्रोबेबली मेड यूजिंग पंच मार्क्ड कॉइन्स। कुछ पेमेंट्स पंच मार्क्ड कॉइन से होती थी। दैट इसके बारे में आप चैप्टर 8 में पढ़ोगे। पंच मार्क्ड कॉइन्स। उसके taxes, as the rulers of the Mahajanapads were building huge forts, buildings, big armies। तो रूलर्स क्या कर रहे थे? ह्यूज बड़े बड़े फोर्ट बना रहे थे ताकि प्रोटेक्ट कर सकें, और ज़्यादा उसमें कहीं ना कहीं ये भी दिखा सकें कि वो कितने पावरफुल हैं। मेंटेन कर रहे थे बिग आर्मीज़ को, एंड उन्हें ज़्यादा रिसोर्सेज की भी ज़रूरत पड़ने लगी। एंड दे नीड ऑफिशियल्स टू कलेक्ट दीज टैक्सेस को कलेक्ट करने के लिए अब ऑफिशियल्स की ज़रूरत थी, क्योंकि लोग जो थे वो ज़्यादा थे, तो टैक्स भी ज़्यादा कलेक्ट किया जाता था, तो अब ऑफिशियल्स की ज़रूरत थी। ऐसे अनऑर्गेनाइज्ड वे में कोई भी टैक्स कलेक्ट नहीं किया जा सकता था। सो इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन ओकेजनल गिफ्ट्स बॉट बाय पीपल, एज इन द केस ऑफ राजा, और दे स्टार्टेड करना। तो मतलब पहले गिफ्ट लिया जाता था लोगों से कुछ ओकेजन्स पे, बट अब इसकी जगह क्या किया जाने लगा था? टैक्स लिया जाने लगा था रेगुलर बेसिस पर। ओके, सो या टैक्सेस ऑन क्रॉप्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जो क्रॉप्स पे थे ना वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था क्रॉप पे टैक्स, क्योंकि ना मतलब जो मोस्ट पीपल थे ना वो क्या थे? फार्मर्स थे। यूजुअली द टैक्स वाज फिक्स्ड एट 1/6 ऑफ व्हाट वाज प्रोड्यूस्ड। तो मान लीजिए आपने कुछ इतनी खेती करी कि बस 600 की खेती करी आपने,
तो 1/6 पार्ट उसका ना राजा को दिया जाना था, यानी 1/6 यानी कि 100। आपको 100 रुपीज़ की जो खेती हुई है ना, अब वो राजा को देनी होगी, इतना इस लेवल का टैक्स लिया जाता था, ठीक है। दिस वाज नोन एज भाग और शेयर। इसे क्या बोलते थे, भाग और शेयर। 100 रुपये, अच्छा 100 रुपये का भाग, ओके समझे। देयर वर टैक्सेस ऑन क्राफ्ट पर्सन पे भी टैक्सेस लिया जाता था। दीज कुड हैव बिन इन द फॉर्म ऑफ लेबर, या तो लेबर के फॉर्म में कि उनसे कुछ काम करा लिया जाता था बिना पैसे के। फॉर एग्जाम्पल ए वेवर और a smith may have done to work for a day every for the king। मतलब ऐसे ही लगा लो कि हर मंथ उस किंग के लिए उस वेवर को काम करना होता था फ्री में। तो दिस काइंड ऑफ सर्विसेज दे हैव टू give render to the king। Herders were also expected to pay taxes in the form of animals and animal produce। और herders जो थे, अब उनसे कैसे एक्सपेक्टेशन रखी गई टैक्स पे करने के लिए। फार्मर से उन्होंने 1/6 का प्रोड्यूस ले लिया। जो लेबरर्स थे, मतलब क्राफ्ट पर्सन थे, उन्होंने उनसे कुछ फिक्स्ड लेबर ले ली। वही हर्डर्स से क्या लिया, एनिमल्स, या तो एनिमल्स या फिर एनिमल का प्रोड्यूस, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। देयर वर ऑल्सो टैक्सेस ऑन गुड्स दैट वर बॉट एंड सोल्ड थ्रू ट्रेड। उन चीज़ों पे भी टैक्स लगाया गया जो कि लाए जाते थे ट्रेड के थ्रू, दूसरे कंट्रीज से या कहीं दूसरे स्टेट से, ठीक है। एंड हंटर्स एंड गैदरर्स ऑल्सो had a what provide forest produce to the राजा। तो उन्हें अपना कुछ फॉरेस्ट प्रोड्यूस राजा को देना होता था। जो हंटर्स होते थे, गैदरर्स होते थे, मतलब छोटे से छोटा जो भी बिल्कुल लो इनकम वाले इंसान को भी क्या करना होता था, टैक्सेस भरना होता था राजा को। चेंजेस इन एग्रीकल्चर, so we will learn about this from next part, in the next part। Thanks for watching. You can ask your doubts in the comment section.